इंटरनेट आज इस शब्द का अर्थ एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ ही सेकंड में इतना कुछ हो सकता है जिसकी उतनी समय में कल्पना करना भी एक आम इंसानी दिमाग के लिए एक मुश्किल टास्क है। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब इस दुनिया को वजूद में लाने की शुरुआत हुई थी तब इसका अर्थ सिर्फ इतना ही था कि मनुष्य के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण हो सके जिसके जरिए कोई व्यक्ति कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेशन करने में कामयाब हो जाए। यहाँ से एक ऐसा जाल दुनिया भर में स्थापित होना शुरू हुआ जिसके कारण आज की तारीख में हैकिंग, साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक के जरिए कभी भी किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा और सम्मान में सेंध लगाई जा सकती है। Your life is hacked. Iranian-backed hackers might have targeted the water supply system near Pittsburgh. मोटा माटी मतलब यह है कि दुनिया को आसान बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई गई थी वो टेक्नोलॉजी अब इतनी आगे निकल गई है किसने दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति की कहानी को मुश्किलों से भर दिया है। आज आतंकवाद, न्यूक्लियर पावर से लेकर युद्ध या कोई महामारी से भी ज्यादा खतरनाक हमारे लिए वो मोबाइल या कंप्यूटर है जिसका यूज हम और आप आदतन हर घंटे करते रहते हैं। ये सब कुछ कहां से शुरू हुआ, किस तरह से आगे बढ़ते चला जा रहा है, कौन सी बड़ी घटनाओं का साक्षी और कारण यह सफर रहा है, भारत इस नई दुनिया में कहां है और हर सेकंड बदलती इस दुनिया का भविष्य कैसा नजर आ रहा है, इन सब सवालों के जवाब लेकर आज हम इस वीडियो में आपके सामने आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। हैकिंग यानी किसी कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करना जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति डेटा और इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हैकिंग आज की दुनिया में उस समय से चलती चली आ रही है जब कंप्यूटर का आविष्कार भी नहीं हुआ था। साल 1834 में कुछ हैकर्स ने फ्रेंच टेलीग्राफ के सिस्टम को एक्सेस करते हुए सभी जरूरी मार्केट इंफॉर्मेशन हासिल कर लिए थे। यह हैकिंग के इतिहास में दर्ज सबसे पहली घटना बताई जाती है जिसके बाद 20वीं शताब्दी में हैकिंग और साइबर क्राइम का क्षेत्र लगातार विकसित होता चला गया। हैकिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग अक्सर किसी अच्छे खासे सिस्टम में कुछ ऐसी गलतियां निकाल लेते हैं जिसके जरिए वो उस सिस्टम को अपने हिसाब से ढालने के लिए आसान बना देते हैं और यही कुछ गलतियां या फ्लॉज ही होते हैं जिनके जरिए हैकर्स सिस्टम में अंदर तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। साल 1903 में वायरलेस तकनीकी को दुनिया के सामने रखने के लिए मोर्स कोड के जरिए एक मैसेज को लोगों के सामने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाना था। लेकिन नेबल मास्केलियन नाम के एक हैकर्स ने इस मैसेज को खराब करने का मन बनाया जिसके लिए नेवल ने 50 मीटर रेडियो मोस्ट के जरिए मैसेज को बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया और यह मैसेज जब अपनी जगह तक पहुंचा तो बिल्कुल ही भद्दा और गाली में बदल गया। कहा जाता है कि यह सब नेवल ने मार्कोनी की खोज में छिपी कमी को जग जाहिर करने के लिए किया था। कहा जाता है कि 50 और 60 के आसपास के दशक में सबसे पहले हैकर शब्द का प्रयोग मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए किया गया था जिन्होंने IBM 704 कंप्यूटर की मदद से अपने स्कूल के रेल रोड मॉडल को बेहतरीन बनाने के लिए पूरे रेलवे सिस्टम को हैक कर लिया था। यह वो दौर भी था जब फोन फ्रिकिंग की घटनाएं दुनिया भर में चर्चा का मुद्दा बनी हुई थी। यह एक तरह की हैकिंग तकनीकी थी जिसमें कोई भी व्यक्ति एक तय क्षमता से ऊंची आवाज पैदा करके फोन सिस्टम को इंटरसेप्ट कर सकता है या यूं कहें कॉल के दौरान बहुत सी अलग अलग चीजें कर सकता है। साल 1957 में एक अंधे व्यक्ति जॉन एन ग्रेसिया ने इस तरह की हैकिंग तकनीकी को सबसे पहले पहचान कर दुनिया के सामने रखा था जिसके बाद जॉन ड्रैपर ने ब्लू बॉक्स का आविष्कार किया जो फोन सिस्टम को एक्सेस करने के लिए जरूरी आवाज को पैदा करने में सक्षम था। साल 1962 में एलन ने MIT कंप्यूटर सिस्टम के अगेंस्ट आधुनिक हैकिंग हिस्ट्री का सबसे पहला अटैक लॉन्च किया था जो बहुत सालों तक चर्चा का विषय बना रहा था। 50 और 60 का दशक वह समय था जब हैकिंग और साइबर क्राइम की दुनिया बहुत से देशों में अपने पैर पसार रही थी। सिलसिला लगातार जारी था और बहुत सी ऐसी घटनाएं दुनिया भर में दर्ज हो रही थी जो लोगों को भविष्य की विकसित दुनिया के लिए डरा रही थी। साल 1971 में क्रीपर वायरस रिलीज किया गया। हालांकि इस वायरस से कोई बड़ा नुकसान लोगों के लिए पैदा नहीं हुआ और सिर्फ एक मैसेज शो होता था जिसमें लिखा हुआ होता था कि आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। 80 का दशक इस ऐतिहासिक सफर में गोल्डन डिकेड की तरह था क्योंकि दुनिया भर में लगातार कंप्यूटर सिस्टम पर लोगों की पहुंच बढ़ रही थी और साइंस धीरे धीरे तरक्की की राह पर बहुत आगे निकल गया था। इसलिए ये वो समय था जब ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई जो हैकिंग और साइबर क्राइम की दुनिया में आज भी अपना महत्व बनाए हुए हैं। साल 1981 में इयान मर्फी नाम के व्यक्ति को पहली बार किसी तरह के साइबर क्राइम के लिए सजा दी गई थी। 1986 में कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट अमेरिका में अपना लिया गया था। साथ ही ये वही समय था जब मॉरिस वॉर्न की घटना भी सामने आई थी।
फिर 90 के दशक में इंटरनेट क्रांति की शुरुआत के साथ ही कंप्यूटर कैपेसिटीज में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला और अब हैकर्स का मकसद हैकिंग के जरिए चोरी जैसे कामों को पूरा करते हुए पैसे कमाने पर टिक गया था। साल 1998 में CIH वायरस और फिर अगले साल ही मेलिसा वायरस ने भी कंप्यूटर सिस्टम में अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। हैकिंग की दुनिया में लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी और गलत कामों के व्यापार को रोकने के लिए इसी समय के दौरान ऑपरेशन सन डेविल शुरू किया गया, मगर घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी रहा। इसी दौरान क्रिस लैम्पर्ट पहला ऐसा व्यक्ति बना जिसे इंटरनेट से पूरी तरह से बैन कर दिया गया था और 2 चाइनीज भाइयों को हैकिंग के जरिए 87,000 अमेरिकी डॉलर चोरी करने के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। व्लादिमीर लेनिन वो पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने हैकिंग के जरिए किसी बैंक रॉबरी को अंजाम दिया था। एक समय में जादूगरी और टेलीग्राफ की छोटी सी दुनिया से शुरू हुआ यह सफर आज स्टक्सनेट से लेकर पेगासस तक की अंधेरी दुनिया तक पहुंच चुका है, जहां कुछ भी करना मुमकिन बनता चला जा रहा है। इंटरनेट की असीमित दुनिया में हैकिंग का क्षेत्र भी बहुत विस्तार लिए हुए है और इसलिए हैकिंग को अलग अलग टुकड़ों में बांटना बहुत ही मुश्किल है। मगर फिर भी अगर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण और फेमस हिस्सों के बारे में बताएं तो सबसे पहले एथिकल हैकिंग का नाम लिया जाता है, जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। एथिकल हैकिंग में कुछ लोग बड़ी सुरक्षा संबंधी वल्नरेबिलिटीज को पहचान कर उसे फिक्स करने का काम करते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद मैलिशियस हैकिंग का नाम आता है, जिसे ब्लैक हैट भी कहा जाता है, जिसमें कोई हैकर अपने फायदे के लिए किसी सिस्टम को एक्सेस करता है। कोई पॉलिटिकल या सोशल एजेंडा को प्रमोट करने के लिए हैक्टिविज्म का सहारा लिया जाता है और किसी सॉफ्टवेयर में प्रोटेक्शन या लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए क्रैकिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी जानकारियों को धोखे से हासिल करने का काम फिशिंग हैकर करते हैं और रैंसमवेयर अटैक पूरी तरह से पैसों के लिए किया जाता है। 20वीं शताब्दी में इंटरनेट और कंप्यूटर सेट्स पर आसानी से एक्सेस मिलने की शुरुआत के साथ ही 80 और 90 के दशक से दुनिया भर में हैकिंग और साइबर क्राइम की घटनाएं फैल गई थी और आज के समय में हर दिन सैकड़ों ऐसी घटनाएं अलग अलग जगहों पर होती हैं, मगर उनमें से कुछ ही घटनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंच पाती है। आज की तारीख में लगभग हर बीतते दिन के साथ ऐसी घटनाओं में इजाफा होता चला जा रहा है और भारत जैसे देश में OTP या QR कोड से रिलेटेड हुए हजारों फ्रॉड्स की घटनाएं दर्ज भी नहीं हो पाती है, मगर फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं अलग अलग देशों में हुई हैं जो बताती हैं कि हैकिंग की यह दुनिया कितनी बड़ी और आश्चर्यजनक है। आधुनिक दुनिया में हैकिंग और साइबर क्राइम जैसे नाम लोगों के सामने 50 के दशक से आना शुरू हो गए थे और बहुत से लोगों ने इनके बारे में जानकारी रखना भी शुरू कर दिया था। मगर दुनिया में जिसे घटना ने सबसे पहले ऐसी दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, वो घटना मार्च 1999 में डेविड ली स्मिथ के हाथों से निकली थी। उस समय तक किसी भी व्यक्ति ने ईमेल के जरिए या किसी फाइल के थ्रू किसी भी प्रकार के वायरस के फैलने की घटनाओं के बारे में नहीं सुना था। इसलिए जब ली ने कंप्यूटर यूजर्स को फाइल भेजना शुरू किया तो एक साथ हजारों लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उस फाइल को ओपन करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते फाइल के साथ अटैच वायरस दुनिया भर में पहुंच गया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अलग अलग कंपनियों को लगभग $80 मिलियन का खर्चा उठाना पड़ा था। किसी फाइल के जरिए इतना बड़ा नुकसान दुनिया के लिए एक नया और चौंकाने वाला एक्सपीरियंस था और अगर हम इस नुकसान को टुकड़ों में देखने की कोशिश करें तो पता चलता है कि मेलिसा वायरस से 5 दिनों में लगभग 10 लाख ईमेल अकाउंट डिसरप्ट हो गए थे और 300 से ज्यादा कॉर्पोरेशंस पर असर देखने को मिला था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स भी शामिल है। यह वायरस आज भी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला कंप्यूटर वायरस है, जिसके कारण दुनिया भर में $1.1 बिलियन का नुकसान दर्ज किया गया था। डेविड ली को अपने काम के लिए 20 महीनों की सजा और $5,000 का जुर्माना चुकाने की सजा सुनाई गई थी और दुनिया भर में ऐसे मामलों को लेकर कानूनी बदलाव की शुरुआत हो गई थी और यहाँ से इंटरनेट जगत भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। आज जब भी हम में से कोई हैकिंग के बारे में सोचता है तो उसके सामने कुछ ऐसी तस्वीर आती है जिसमें एक अंधेरे कमरे में कोई 25 से 35 साल का व्यक्ति कंप्यूटर के सामने बैठा है और कंप्यूटर पर कुछ कोडिंग सिस्टम चला रहा है। मगर यह दुनिया इस तस्वीर से बहुत ज्यादा अलग होती है। यहाँ पर लोग अपने घर में लोगों की भीड़ में बैठकर भी किसी भी तरह के छोटे बड़े डिवाइस से हैकिंग को अंजाम देने का काम कर सकते हैं और यह एक ऐसा काम है जिसके लिए विशेष तौर पर कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि फ्लोरिडा में अपने घर पर बैठा 15 साल का एक लड़का जोनाथन जेम्स नासा के डिफेंस सिस्टम को हैक कर सकता है और यह हैकिंग जोनाथन ने सिर्फ लड़कपन में शौक पूरा करने के लिए ही की थी, मगर इस हैकिंग की वजह से नासा को अपना पूरा सिस्टम 21 दिनों के लिए बंद करना पड़ गया था, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था ये ब्रीच आखिर हुआ कहां से था। जोनाथन दुनिया का ऐसा पहला लड़का था जिसे हैकिंग के अपराध में सजा सुनाई गई थी और इस छोटे से लड़के ने नासा के डिफेंस सिस्टम को $41,000 के नुकसान में डाल दिया था और यह सब कुछ आज से लगभग 24 साल पहले की घटना है। साल 2007 में पहली बार किसी एक देश पर साइबर अटैक की घटना को दर्ज किया गया था जो एस्टोन एशिया में हुई थी। इस अटैक के चलते पूरे देश की 58 सबसे जरूरी वेबसाइट्स ऑफलाइन चली गई थी, जिनमें बैंकिंग सेक्टर से भी रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स थी।
जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ऐसे अटैक सिर्फ पैसों की लालच में ही किए जाते हैं और दिन ब दिन इस तरह की घटनाएं दुनिया के अलग अलग देशों में बढ़ती चली जा रही हैं। इस तरह के साइबर अटैक जिन जगहों पर होते हैं वहां पैसों के बदले एक बड़ा डेटा दांव पर होता है, जिसकी कीमत हैकर कितनी भी लगा सकते हैं। ऐसे में 2017 में लगभग 150 अलग अलग देशों में 2 लाख कंप्यूटर सिस्टम को प्रभावित करने वाले एक अटैक की तरफ देखें तो पता चलता है कि इस साल एक अटैक से जितना नुकसान अलग अलग तरह के डेटा को पहुंचाया गया था, उसकी कीमत 6 बिलियन पाउंड बताई जाती है, जो इतिहास में हैकिंग से हुआ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान माना जा सकता है। पासवर्ड आज की तकनीकी दुनिया में आपके डेटा की पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आप सिर्फ एक पासवर्ड के भरोसे अपने जरूरी फोटोज और अन्य किसी भी तरह की फाइल्स को अगर सेफ मानते हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 2021 में अलग अलग तरह की वेबसाइट्स के 8.4 बिलियन पासवर्ड लीक हो गए थे, जो साल 2009 में हुए सबसे बड़े पासवर्ड लीक यानी 32 मिलियन के आंकड़े से बहुत बड़ा था। ये सभी बड़ी घटनाएं हैकिंग और साइबर क्राइम के समुद्र में महज कुछ बूंदों की तरह ही हैं। इनके अलावा भी रोजाना और हर साल हजारों ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं दुनिया भर में होती हैं, जिनको एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। मगर फिर भी हम आपको कुछ नाम याद दिलाएं तो स्टक्सनेट से लेकर आई लव यू वायरस और मिटनिक टेक डाउन तक आपने बहुत सी घटनाओं के बारे में सुना होगा, जिसकी वजह से अलग अलग देशों को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया था। दोस्तों, इतना सब कुछ जानने समझने के बाद आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या हैकर बनने के लिए भी कोई ट्रेडिशनल वे है या नहीं, और क्या भारत जैसे देश में हैकर बनना लीगल भी है या नहीं, और अगर ऐसा कुछ है तो इस काम में पैसे कमाने का स्कोप कहां तक है। तो दोस्तों, आज की दुनिया में जिस देश को अपनी डिजिटल सुरक्षा की चिंता है या जो देश डिजिटली स्ट्रांग बनना चाहता है, तो उस देश में कम से कम एथिकल हैकर बनने का रास्ता गैर कानूनी नहीं हो सकता है। चाइना, अमेरिका और रूस के साथ साथ इजराइल जैसे बहुत से देशों के पास अपने डिजिटल वॉरियर मौजूद हैं, जो काफी हद तक इन देशों को इकोनॉमिक क्षेत्र से लेकर युद्ध के समय और बाकी मौकों पर दुश्मन देश से एक कदम आगे बने रहने में मदद करते हैं। आज की दुनिया में जिस तेजी के साथ डिजिटलीकरण हो रहा है, उससे एक बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि भविष्य में अगर कभी भी कोई विश्व युद्ध हुआ तो इसका कारण भले ही कुछ भी हो सकता है, लेकिन तरीका आज से काफी अलग होगा, जिसके सिपाही अपने घर पर बैठकर कंप्यूटर के सामने रहकर युद्ध करेंगे। तो ऐसे में यह जरूरी है कि भारत जैसे जो देश अभी तक इस दुनिया में नए हैं, वहाँ भी क्वालिफाइड हैकर्स की संख्या बढ़े, जिसके लिए भारत जैसे देशों में 10 और 12वीं पास होने के बाद भी कोई अपनी मर्जी से अलग अलग तरह के कोर्स लेकर हैकिंग की दुनिया को समझ सकता है। लेकिन यहाँ का खिलाड़ी बनने के लिए इतना काफी नहीं है। इसके लिए आपको काली लिनक्स को भी मास्टर करना पड़ता है, जहाँ एथिकल और अनएथिकल हैकिंग के लिए जरूरी 600 टूल्स दिए होते हैं। काली लिनक्स इसलिए क्योंकि विंडो पर आप इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं, और दूसरी तरफ काली लिनक्स बिल्कुल फ्री अवेलेबल होता है। इसके बाद आपके पास किसी चोर की तरह सोचने समझने की कला भी होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर से बात करना भी आना चाहिए, जिसके लिए पाइथन और जावास्क्रिप्ट जैसी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारी स्तर पर भी बहुत से कॉर्पोरेशन हैकर्स को अपने सिस्टम में बग्स ढूंढने के लिए हायर करते हैं, जिनकी पहली सैलरी 40,000 से शुरू होती है। सिनेमा की दुनिया में जिस फिल्म में पहली बार हैकिंग और साइबर क्राइम जैसे मुद्दों को काफी अच्छे और आसान तरीके से दिखाया गया था, वह फिल्म साल 1983 में आई थी, जिसका नाम था वार गेम्स, जिसके बारे में बहुत से बड़े हैकर्स ने यह बताया कि उनको यही फिल्म देखकर ही हैकिंग की पहली जानकारी मिली थी, और इस फिल्म से इंस्पायर होकर ही उन्होंने हैकिंग करना शुरू किया था। यहाँ से बाद का समय हैकिंग की दुनिया में एक बड़ी क्रांति की तरह था, जिसमें करोड़ों रुपए, लाखों कंप्यूटर सेट्स, सैकड़ों लोग और बहुत सी बड़ी कंपनियां और अलग अलग देश शामिल होते चले गए, और यह सिलसिला आज तक चल रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक अगर सभी हैकर्स का अपना एक देश होता तो यह देश अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में अपना नाम दर्ज करवा सकता था, क्योंकि साल दर साल साइबर क्राइम और हैकिंग से जितनी दौलत इन हैकर्स को मिलती है, वो आज की तारीख में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर के पास है। एक अनुमान के अनुसार साइबर क्राइम और हैकिंग के जरिए 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर की कमाई साल दर साल चलती आ रही है, जो कुछ ही सालों में और अधिक मजबूत बन सकती है। आज की दुनिया में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर इस काले साये का असर दिखाई नहीं देता है, और ज्यादातर मौकों पर ऐसे लोग बिटकॉइन में अपनी कीमत भेजने की मांग करते हैं, क्योंकि इस राशि को ट्रैक करना या हैक करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। पेगासस का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसमें किसी मोबाइल के जरिए भी बड़ी से बड़ी चोरी को अंजाम दिया जा सकता है। पहले ऐसी घटनाएं OTP या QR कोड के जरिए ही संभव थी, लेकिन अब सिर्फ एक मिस्ड कॉल के जरिए भी किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है। चाइना, अमेरिका, यूक्रेन और बाकी बड़े विकसित देश इस दुनिया के बड़े और पुराने खिलाड़ी हैं, जिनके पास हर तरह की काबिलियत मौजूद है, और इस तरह की तकनीकी और कार्य क्षमता भारत जैसे कुछ देशों के लिए आने वाले समय में परमाणु शक्ति से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। भारत हैकिंग और साइबर क्राइम या कहें कि साइबर सिक्योरिटी के नजरिए से बहुत ज्यादा विकसित
और सुरक्षित देश नहीं है, क्योंकि युवाओं की सबसे बड़ी संख्या रखने वाले इस देश में लोगों की एक बड़ी संख्या है जो कंप्यूटर सिस्टम की थोड़ी बहुत समझ रखने वाली पहली जनरेशन है। इसलिए यह देश कितनी जल्दी इस तकनीकी दुनिया को समझने में दुनिया के बाकी बड़े देशों के करीब पहुंच पाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और भारत का सामना इस दौर में जिन देशों से है, वहाँ पर लगभग हर व्यक्ति को भारत के किसी कॉलेज पास आउट कंप्यूटर इंजीनियर से कहीं ज्यादा तकनीकी जानकारी है। भारत और ऐसे कई देशों में रोजाना हजारों साइबर क्राइम होते हैं, लेकिन आप और हम ना के बराबर घटनाओं को ही अखबार और न्यूज चैनल्स के माध्यम से जान पाते हैं, क्योंकि ऐसी सूचनाओं को बाहर नहीं लाया जाता है। भारत ने पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन से लेकर अलग अलग तकनीकी क्षेत्रों में बेहतरीन तरीके से खुद को आगे बढ़ाया है। और एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 72 लाख करोड़ रुपए का लेन देन ऑनलाइन होता है। मगर यहाँ पर एक समस्या यह है कि जिस तेजी के साथ हमारी ग्रोथ हो रही है, उस तेजी के साथ इस देश में साइबर सिक्योरिटी और अन्य तरह की सुरक्षा के इंतजाम नहीं हो रहे हैं, और इसलिए भारत दुनिया भर के हैकर्स के लिए काफी हद तक आसान शिकार बन गया है। इस बात को अगर आप आंकड़ों में समझने की कोशिश करें तो आपको बता दें कि भारत में रोजाना अलग अलग तरीकों से 3700 अटैक होते हैं, और इनमें बहुत बड़ा नुकसान भी देश को हर क्षेत्र में उठाना पड़ता है। साल 2019 में इसरो पर मेलवेयर के जरिए अटैक होने की घटना हो, या फिर साल 2022 में एम्स पर रैंसमवेयर अटैक हो जो चाइना ने किया था, जिसमें हैकर्स की तरफ से हॉस्पिटल के डेटा को बेचने की धमकी मिली थी। और फिर अगर आप समझने की कोशिश करें तो सिर्फ साल 2022 में ही भारत में ऐसे अटैक्स के जरिए 450 मिलियन रिकॉर्ड्स लीक हो गए थे। भारत ने अपने 75 सालों के आजाद इतिहास में जिस तरह का शानदार सफर तय किया है, और आज हमारा देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो यह सच में एक बहुत बड़ी बात है कि हम इतने समय में यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो पाए हैं। मगर अभी अगर भारत ने दुनियाई तकनीकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू नहीं किया तो बहुत कम समय में बहुत बड़ा संकट इस देश को खत्म करने की कगार पर ले जा सकता है। भारत में लगभग 31% लोग यानी 50 करोड़ व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, और ऐसे में इस तरफ से भी सरकार को एक सख्त कानून लाने की जरूरत है, जो अभी तक इस देश को नहीं मिल पाया है। भारत में आखिरी बार साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी साल 2013 में सामने आई थी, जिसे अभी तक अपडेट ही नहीं किया गया है, और न इस तरफ कोई ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। भारत के पास ऑस्ट्रेलिया की तरह अपनी कोई साइबर सिक्योरिटी मिनिस्ट्री भी नहीं है, जो आने वाले समय में बहुत जरूरी हो सकती है। आज भारत में लगभग 80 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है, और ऐसे में डेटा लोकलाइजेशन की जरूरत भी सामने आती है, क्योंकि भारत में किस व्यक्ति का डेटा कौन सा देश किस तरह से यूज कर रहा है, इसकी जानकारी जुटाने के लिए भी हमारे देश में कोई नियम या कानून ही नहीं है। भारत में फ्रॉड होने की घटनाएं आम बन गई हैं। HDFC बैंक और अन्य बड़े इंस्टीट्यूट पिछले 3 सालों में साइबर सिक्योरिटी ब्रीच का शिकार बन चुके हैं, और भविष्य में ऐसा कुछ ना हो इसलिए इस देश को बहुत जल्द ही संभल जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यह देश अपने ही कुछ पड़ोसियों की शतरंज में फंस सकता है। हाल ही में एक रिसर्च में पता लगाया गया है कि दुनिया भर में जितने भी साइबर अटैक या खास तौर पर रैंसमवेयर अटैक होते हैं, और उससे जो पैसा बिटकॉइन के रूप में हैकर्स को मिलता है, वो आखिर जाता किसके पास है और कहां बैठे लोग ये सब कुछ हासिल करते हैं। तो इस स्टडी में पाया गया था कि 74% ऐसी घटनाएं रसिया की तरफ से शुरू होती हैं। यह बात एक संकेत है कि दुनिया की कितनी बड़ी महाशक्तियां आज की तारीख में हैकिंग के क्षेत्र में कितनी आगे निकल गई हैं। आज के समय को देख करके ये कहा जा सकता है कि साइबर वॉरफेयर का सिलसिला बहुत समय तक ऐसे ही जारी रहने वाला है, और अगर भविष्य में कोई विषय युद्ध हुआ तो उसके पीछे का कारण अलग अलग देशों के लोगों का डेटा हो सकता है। कुछ बटन और स्विच आज के किसी बड़े बम का काम करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी की जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दुनिया भर के सैनिकों को योजनाएं बताई जाएंगी। ये भी मुमकिन है कि अगर कोई देश इस जंग में कमजोर निकलता है तो उसे अपनी पूरी डिजिटल दुनिया को बंद करके फिर से कागज कलम के सहारे कई महीनों तक चलना पड़ सकता है। फिंगरप्रिंट की जगह ऐसे देश के लोग फिर से सिग्नेचर वगैरह पर आ सकते हैं, और ऐसे देशों का पूरा सिस्टम किसी एक ऐसे देश के हाथ में आ सकता है जो शायद आज की युद्ध तकनीकी में उस देश से अच्छा नहीं है। बम, बारूद, जमीन और बॉर्डर पूरी तरह से युद्ध की योजनाओं से दूर हो सकते हैं, और पूरी दुनिया एक स्क्रीन पर आमने सामने आकर युद्ध में उतर सकती है। जिसके सिपाही होंगे वो कुछ युवा लोग जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम की जानकारी है, फिर भले ही उनके हाथ रिवॉल्वर पकड़ने के काबिल नहीं भी हों तो चलेगा। एक तरफ ये सब कुछ है तो दूसरी तरफ ये भी डर पैदा हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया को कितना मजबूत बनाने में कामयाब हो सकता है। इंसानों की सोच से चलने वाला AI जब हैकिंग से हाथ मिला लेगा तब ये दुनिया कितनी विशाल बन सकती है, इसके बारे में सोचने से भी रूह कांपने लगती है, क्योंकि यह सचमुच एक बहुत भयावह स्थिति होगी। तो इसलिए जरूरी यह है कि कागजी पढ़ाई और मैदानी लड़ाई से ज्यादा हम और आप जैसे लोग तकनीकी तौर पर खुद को बेहतरीन करना शुरू करें, ताकि हम खुद अपनी सुरक्षा के लायक बन सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर होती है समाप्त। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, काफी रिसर्च लगी है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मेहनत को बेकार नहीं होने देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।